हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं जो आप लोगों के लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ वही बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैथ्स पेडागोजी पर है। हम लोग जानते हैं कोई भी पात्रता परीक्षाएं होती हैं उसमें 30 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 15 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ पेडागोजी से होते हैं। आज का क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन कल जो मेरा क्लास होगा वो कंसेप्ट बेसिस पर होगा और उसमें मैं सारे नियम के बारे में अच्छे से आप लोग को जितनी भी गणित की विधियां हैं, शिक्षण विधियां, उसके बारे में बताऊंगी। इसलिए कल का क्लास बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ओनली ट्रिक को फॉलो करते रहेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र 320 कहने पर 30020 के रूप में लिखता है क्योंकि उसे, पहले हम ऑप्शन देखेंगे, स्थानीय मान की समझ नहीं है, उसे जोड़ की समझ नहीं है, उसे घटाव की समझ नहीं है, उसे गुणा की समझ नहीं है। सबसे पहली बात तो कुछ क्वेश्चन को हमको सिलेक्शन बाय रिजेक्शन से बनाना सीखना होगा, क्योंकि इसमें जोड़ से संबंधित कोई भी चीज नहीं है तो ये ऑप्शन मेरा कभी हो ही नहीं सकता है। घटाव से संबंधित कुछ भी नहीं है तो घटाव से संबंधित ऑप्शन भी नहीं होगा और गुणा से संबंधित भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इसे चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम जानते हैं कि स्थानीय मान में 300 कहा गया है तो वो 100 के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर होगा, तो ऐसे लिखना चाहिए था। तो स्थानीय मान का क्लास अगर आप लोग किए होंगे बचपन में या फिर कहीं क्लास किए होंगे तो आप लोग को पता होगा स्थानीय मान का ये सवाल है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है? मैंने कुछ देर पहले ही आप लोग को बताया कि कल मेरा जो क्लास होगा वो मैथ्स की विधियों पर ही होगा, इसलिए कल का क्लास बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं करेंगे क्योंकि विधियों से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये निगमन विधि का ये गुण है। दूसरा है नियम से उदाहरण की ओर, तो ये भी इसका गुण है। तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो ये भी इसका गुण है। तो इसका जो गुण नहीं है वह है अज्ञात से ज्ञात की ओर, क्योंकि ये आगमन विधि का है। आगे देखते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर में हमारा होगा इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है? परियोजना विधि में हम जानते हैं कि करके सिखाया जाता है। विधि, जब हम विधि का क्लास लेंगे तो उसमें डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। दूसरा है जीवन से सीखना, तीसरा है विद्यार्थियों के सहयोग एवं सहचर्य से सीखना और चौथा है रटकर याद करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, रटकर याद करना। आगे देखते हैं विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? जहां भी आपको रुचि, संवेग, मनोवृत्ति मिले उसका ऑप्शन हमेशा भावनात्मक पक्ष होगा, क्योंकि ये संवेग के अंतर्गत जो भी होता है वो भावनात्मक पक्ष होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में। जहां गणित का बात होगा आप सीधा जो भी ऑप्शन में आपको तर्क दिखे वही ऑप्शन उसका आंसर होगा। आगे आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपका ऑप्शन सही होगा। तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, क्योंकि गणित पढ़ने से बच्चों में तर्क का सबसे अधिक विकास होता है। आगे देखते हैं हम लोग मूल्यांकन का उद्देश्य है, इवोल्यूशन का उद्देश्य है पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थी को उत्तम ढंग से पढ़ाना। इनमें से सभी देखिए, जब हम लोग किसी बच्चे का एग्जाम लेते हैं, अगर 100 बच्चे का हमने एग्जाम लिया उसमें से अगर हम मेरे 70% बच्चे भी ए प्लस ले आए तो हम लोगों को, शिक्षक को लगता है कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चा सीख लिया या फिर जो पाठ्यक्रम में है वो सही है और परीक्षा भी सही ढंग से लिया गया है तो बच्चा इतना पास कर गया है, उसमें ए प्लस ले आया है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि 100 बच्चे में से मेरा अगर 20% बच्चा का अच्छा रिजल्ट आता है और 80% बच्चा अगर फेल हो जाता है हमारा, तो हमको ये जानने का जरूरत है कि कहाँ त्रुटि रह गया है, हमारे पाठ्यक्रम में त्रुटि रह गया कि परीक्षा में क्वेश्चन ज्यादा हार्ड हो गए कि विद्यार्थियों को हमने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाया। तो इन्हीं को लेकर के समय समय पर हम जानते हैं एनसीएफ का नाम आपने सुना होगा जो 2005 में आया था,
समय समय पर पाठ्यक्रम का बदलाव होता रहा है और साथ में परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव होता रहा है। हम जानते थे कि पहले हमारे ज़माने जब हम पढ़ते थे तो हमारा 2 ही एग्जाम हुआ करता था, वार्षिक और अर्धवार्षिक। लेकिन अभी एग्जाम्स को, जो सरकारी स्कूलों में एग्जाम होते हैं, उसको 6 भागों में बांट दिया गया है। मैं खुद एक सरकारी टीचर हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। FA1, FA2, SA1, FA3, FA4 और SA2। हमारे ज़माने में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो इतना एग्जाम्स नहीं होते थे, सिर्फ वार्षिक और अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ करता था। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो इनमें से सभी होगा, क्योंकि जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं और अगर हमारा मूल्यांकन में बच्चा 100% में से कम 50% से ऊपर बच्चा अगर अच्छा कर लेता है तो हम समझते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो परीक्षा प्रणाली है, जो अगर बच्चे को पढ़ाया गया शिक्षकों के द्वारा, वो सही है। तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो स्वयं सीखने की विधि को खेल विधि के अंतर्गत रखा गया है। जब हम विधि के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि खेल विधि में बच्चा खुद से खेल खेल में सीखता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2a भी बताता है, तो इसका मतलब है कि सूत्र की समझ नहीं है, गणितीय अवधारणा की समझ नहीं है, जोड़ने एवं घटाने की समझ नहीं है, बहुपद की घात समझ नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो किताबों में बच्चों को दिया गया है। अगर फिर भी वह गलत कर रहा है तो उसको सूत्र की समझ नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। एनसीएफ का फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो सबसे रिसेंट है, उसके आधार पर ही हमारा पाठ्यक्रम बना हुआ है। तो उसमें क्या पे बल दिया गया है? बहुत जगह इसका आंसर आपको मिलेगा तेजी से गणित हल करना, लेकिन जहां तक मैंने इसको पढ़ा है एनसीएफ को, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। ज्ञान की संरचना पर बल दिया गया है। आगे देखते हैं। समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है? मतलब कि समाज में जो हम लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, उसमें जो व्यवसाय होता है उसमें गणित पर ही निर्भर होता है, हम जानते हैं समाज में। तो यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर? तो सांस्कृतिक मूल्य तो नहीं होगा, नैतिक मूल्य भी ये नहीं है। जो समाज से संबंधित है तो ये सामाजिक मूल्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सामाजिक मूल्य। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? हम जानते हैं हर इंसान को अपने जीवन में कुछ अनुशासन का पालन करना पड़ता है। अगर हमने गणित भी पढ़ लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि हम भावना में बहकर के नियम के विरुद्ध कुछ कार्य करें। तो गणित का यह कौन सा मूल्य होगा? अनुशासन संबंधी मूल्य। सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसका ऑप्शन होगा अनुशासन संबंधी मूल्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? क्रियाकलाप, प्रेरणा, समायोजन ज्ञानात्मक पक्ष ऑप्शन है, क्रियात्मक पक्ष, सौंदर्यात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष और सौंदर्यात्मक, पहला तो सौंदर्यात्मक कहीं से हो ही नहीं सकता, ज्ञान अर्जन करने वाला भी नहीं है तो ज्ञानात्मक पक्ष भी नहीं होगा। ये क्रियाकलाप से संबंधित है तो क्रियात्मक पक्ष होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह संश्लेषण विधि का पहला ही परिभाषा है। ये अब जब हम कल आप लोगों को इसका क्लास देंगे तो आप लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। संश्लेषण विधि होता है कि छोटे छोटे भागों को मिलकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की और किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो प्रमाण जो हम देते हैं वो प्रयोगशाला विधि में देते हैं। प्रमाण से
प्रत्यक्ष की ओर प्रयोगशाला विधि का यह गुण है। अगला है, एक छात्र x² गुना x³ को लिखता है x² गुना x³ बराबर x6 लिखता है। हम जानते हैं या x जो है वो वेरिएबल यानी कि चर है और वह चर का गुना का उसको समझ नहीं है, इसलिए वह उसको ऊपर वाले को भी वह गुना कर दे रहा है, उसका जो पावर है उसको वह गुना कर दे रहा है। हम देखते हैं ये ऑप्शन पहले, गुना की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। हम नहीं कह सकते कि गुना अवधारणा स्पष्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर चर भी है। दूसरा है, उसे चर की समझ नहीं है। अगर चर की समझ नहीं होती तो वह x नहीं लिखता यहाँ पर। उसे अचर की गुना, अचर का तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं है, तो अचर वाला ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा। उसे चर की गुना की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, यही ऑप्शन होगा क्योंकि चर का गुना करना वह नहीं सीख पाया है अभी तक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और कल का क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि कल हम गणित शिक्षण की विधियां जो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।